नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भर्तियों को मायूसी हाथ लगी है। शिक्षक बहाली नियमावली को मंजूरी नहीं मिली है, जिसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। कैबिनेट ने नहीं दी है नियमावली को मंजूरी। वित्त विभाग ने नियमावली पर अपनी सहमति नहीं दी है। बहाली के इंतजार में इस वक्त लाखों अभ्यर्थी हैं। न्यूज 18 ने कल ही इसकी जानकारी दी थी। शिक्षा मंत्री नियमावली पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन कैबिनेट से इस पर मंजूरी नहीं मिली है और बहाली का अंत नहीं है। कल प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जानकारी दी थी कि नियमावली पर हस्ताक्षर की जानकारी तो जरूर उनकी तरफ से दी गई, लेकिन वित्त विभाग से सहमति नहीं मिलने की वजह से शिक्षक बहाली में अभी देरी अब लोगों को, अभ्यर्थियों को देखने को। हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए संजय। यानी ये माना जाए कि अभी इन अभ्यर्थियों का इंतजार और लंबा खींचेगा। जी बिल्कुल विवाद। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से एक बार मायूसी हाथ लगी है। हालांकि न्यूज 18 ने कल ही इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित कर दिया था। नियमावली पर कैबिनेट की ये दरअसल इस पूरे मामले में पंचायती राज विभाग हो या शिक्षा विभाग, विधि विभाग, नगर विकास विभाग, इन सभी ने अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन वित्त विभाग से इसको मंजूरी नहीं मिली और उसके बाद ये मामला जो एक बार फिर से लटक गया है और छात्रों को मायूसी हाथ लगी है। अब उन्हें इंतजार करना होगा तो विभाग की मंजूरी मिलने की नई नियमावली है वो पूरे अपने अस्तित्व में आएगी। तो इंतजार करना होगा कि वित्त विभाग कब तक इस मामले में मंजूरी मिलती है। और जो छात्रों की उम्मीदें थी सरकार से कि आज की कैबिनेट में शायद इसको मंजूरी मिल जाए, तो वो मंजूरी नहीं मिली है और अब छात्रों को एक बार फिर से इंतजार करना होगा। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें इंतजार। ये माना अभ्यर्थी भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि चुनावी वक्त में अगर ये नहीं पास हो पाया, ये दबाव नहीं बन पाया, तो शायद उनका इंतजार जो है वो इंतजार ही न रह जाए। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम तरह के दावे किए थे शिक्षा मंत्री ने, भी फेल हो गए हैं। न्यूज 18 ने बता दिया था कि अभी जो है अभी मंजूरी नहीं मिलने जा रही थी, जो सोर्सेस थे न्यूज 18 के। और अब छात्रों में इसीलिए जो अभ्यर्थी उनमें मायूसी है और एक नाराजगी भी है कि सरकार ने समय रहते आश्वासन दिया था कि इस पर मुहर लगेगी और आज कैबिनेट की बैठक भी हो गई, अब सेशन भी शुरू होने। वैसे में कब से कब सवाल तो ये भी है संजय कि फिर सरकार की तरफ से नई नियुक्तियों को लेकर जो तमाम दावे कर दिए जाते हैं, नई बहालियों को लेकर जो आश्वासन दे दिया जाता है, उसके पीछे फिर आधार क्या है? वित्त विभाग की तरफ से अगर ऐसे अभ्यर्थियों को लेकर अनुमति नहीं मिल रही है कि बहाली की जाए, तो तमाम वैसे। देखिए, निश्चित तौर पर जो मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि जो 10 लाख नौकरी देने की सरकार की प्रस्तावित योजना है, उसी के मद्देनजर ये मंजूरी दी गई है और कोशिश होगी कि समय रहते इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। लेकिन समय रहते नहीं हुआ, अब तो लेट लतीफी हो गई और कहाँ चूक हो गई, क्यों देरी हो गई, तमाम अभ्यर्थियों में इसी बात को लेकर कि केवल जो दावे हैं समय पर बहाली की, वो हवाई साबित हो रही है। एक बार फिर से समय को लेकर चुकी है सरकार। अब देखना होगा इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहाली नियमावली को मंजूरी नहीं मिल पाई और इसलिए शिक्षक अभ्यर्थियों को मायूसी हाथ लगी है। पूर्व मध्य रेलवे का चीफ कंट्रोलर गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने अभय कुमार को गिरफ्तार किया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है इसके ऊपर और कई लोगों से पैसे लेने का भी आरोप है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पर भी आरोप लगा है। सीएमएस पर भी दर्ज जो ये केस है वो किया जाएगा। वीरेंद्र कुमार दी है। वहीं नवादा में आज एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। पकरी बरावा के कचना मोड़ के पास स्कूल बस का टायर खुल गया। टायर खुलने के बाद बस करीब 200 मीटर तक घसीटती चली गई थी कि सवार किसी बच्चे को खरोंच तक नहीं आई है। बस सवार सभी बच्चे सुरक्षित हैं। बस में करीब 50 बच्चे उस वक्त मौजूद थे। बस की बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया गया।
कटिहार में गंगा महानंदा नदी अक्सर कहर बरपाती है। एक बार फिर से अहमदाबाद प्रखंड के कई इलाके पूरी तरह से कटाव की जद में हैं, जिसकी वजह से लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। कटिहार अहमदाबाद और कटाव को लेकर रहा है। खंड की हालत टापू जैसी हो जाती है। वहीं इस बार अभी से ही गंगा के तेज कटाव से लोगों के आशियानों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कई जनप्रतिनिधियों की ओर से क्षेत्र का दौरा किया गया और कटाव निरोधी कार्य करने का आश्वासन दिया गया। बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई। मेरा घर और इस बार जो बाढ़ आई और इसमें जो तबाही मचा वो आपके सामने यहाँ पर है। तो सरकार और उनके जो नेता मंत्री हैं वो बीच बीच में आते गए और जो है फोटो खिंचाते गए और चले गए यहाँ से। कई इलाके के लोग चुके हैं। इन इलाकों के लिए कटाव निरोधी कार्य को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई तो एक बार फिर कई गांव गंगा में विलीन हो जाएंगे। हमारी जो गुजारिश है सरकार से यही है कि सरकार जितना जल्दी हो सके गंगा का काम है उनको चालू करे ताकि हम लोग हमारे वो। कटाव की समस्या को लेकर मंत्री सुरेंद्र यादव ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर पहले से गंभीर है। इससे पहले भी मनिहारी अनुमंडल के कई इलाकों का उन्होंने निरीक्षण किया, जिसका काम टेंडर प्रक्रिया में है और जल्द शुरू होने वाला है। उसी को लेकर आए थे और सारे सेल को भी लेकर आए थे और आदेश दे दिए थे कि इस पर अविलंब कार्रवाई हो और काम जारी हो जाए। टेंडर की प्रक्रिया कर दी गई है और उस हेड में पैसा भी अलॉट कर दिया गया है और 1-2 दिन के अंदर में हमको लगता है टेंडर आपको विश्वास दिलाते हैं जल्दी से जल्दी इसमें काम लगवाते हैं। तो लोगों की उम्मीदें सरकार से हैं कि जल्द से जल्द इन इलाकों के लिए कटाव निरोधी कार्य की शुरुआत की जाए ताकि लोगों की मेहनत की कमाई से बनाए गए आशियाने गंगा में विलीन होने से बच जाएं। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार आ रहे और इससे पहले पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के आसपास जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पोस्टर में भगवान राम की भूमिका में पीएम मोदी को और हनुमान की भूमिका में अमित शाह को गले मिलते हुए दिखाया गया है। इस पर एक और कई निशाना साधा तो बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। 370 धारा समाप्त हुआ। इस देश में कश्मीर को जो लगातार एक आतंकवादियों का गढ़ बना दिया गया था, आज कश्मीर पूरी तरह से खुशनुमा हुआ है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें करने वाला व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अमित शाह जी है। तो निश्चित रूप से लोगों को कार्यकर्ताओं की भावना में आ रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की आरजेडी की मांग पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि जब तेजस्वी यादव ने यह खुद कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है, तो ऐसे में बार बार ये मांग आखिर क्यों हो रही है। महागठबंधन के तमाम घटक दलों के कार्यकर्ता और नेताओं को इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके शीर्ष नेतृत्व के बीच में आपस में बहुत ही एक स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है भविष्य को लेकर के। और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो स्पष्ट किया कि हमारे सामने, विपक्ष के सामने, महागठबंधन के सामने 2024 का चुनाव है, जिसके लिए हम लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के और उसके लिए लोगों को गोलबंद करना है। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी का ये बयान जो है बहुत ही स्वागत योग्य है और तमाम घटक दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस बयान को ध्यान में रख करके ही कुछ बयान देना चाहिए। जमुई में क्यूल नदी पर बन रहे पुल की गुणवत्ता पर बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने सवाल उठाए हैं। पुल के निरीक्षण करने के दौरान वो अधिकारियों पर भड़क उठी। उन्होंने अधिकारियों के पास पुल के निर्माण की गुणवत्ता रिपोर्ट नहीं होने पर भी फटकार लगाई। सुनिए क्या कुछ कहा श्रेयसी सिंह ने। आपको पता था हम निरीक्षण करने आ रहे हैं, पुल हम बनवा रहे हैं, इसमें काम अच्छे से होना चाहिए।
जिस तरह से आपका बाकी दोनों पुल गिरा हुआ है वो इसकी स्थिति हमको नहीं चाहिए। और जिस तरह से न्यूज़ और मीडिया में आ रहा है यहाँ का तो कोई भी अच्छा रिपोर्ट नहीं है। नहीं, काम अच्छा हुआ है। यहाँ तो हम हमेशा रहते हैं मैडम, कहीं भी कोई तरह का जांच किया जाए तो इसका क्यूब टेस्ट करवाइए। जी, क्यूब टेस्ट भी करवाते हैं जब भी कास्टिंग होता है। हाँ, रिपोर्ट दिखाइए हमको क्यूब टेस्ट का। जब सर्वे करने आए तो आप रिपोर्ट क्यों नहीं रख रहे? ये मतलब हम ये देखने आए हैं कि 10 फीट ऊपर उठा हुआ है। इसका रिपोर्ट आप कराए हैं, इसका टेस्ट कराए हैं, कराए हैं कि नहीं कराए? जी कराए। तो इसका रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट है मैडम, अभी पास में नहीं है। पास में नहीं है मतलब आपको पता था हम निरीक्षण करने आ रहे हैं, तो रिपोर्ट आप क्यों नहीं रखे अपने पास? संभव है कि आंख से देखकर आप बता देंगे कि क्या क्वालिटी इसमें यूज हुआ है? इसका रिपोर्ट हम लोग मेंटेन करते हैं। रिपोर्ट हमको दिखाना था ना। हम लोग QCR कंसल्टेंट के एक आदमी है, वो कर करते हैं। कॉपी है आपके पास? कॉपी मंगवाइए। विशाल हाथ नीचे करो यार। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर श्री सिंह ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास न तो कोई प्लानिंग है और न ही कोई लॉजिक ही। वो कभी पीएम बनना चाहते हैं तो कभी राष्ट्रपति तो कभी उपराष्ट्रपति, और यही वजह है कि उनकी पार्टी जदयू टूट रही है और उनके गठबंधन के लोग अलग हो रहे हैं। नहीं देखिए, कभी भी मुख्यमंत्री जी तो इस तरफ कभी उस तरफ, उनका तो हमने नहीं, उनका तो जनता ने नाम रख दिया कि वो पलटू राम है। और अगर इस तरह से वो कभी किसी से साठगांठ कर लेते हैं, कभी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कभी खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लॉजिक के साथ चल रहे हैं या किसी भी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। राजनीति भी कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्लानिंग नहीं नजर आ रही है। और इसीलिए अंदर ही अंदर जेडीयू भी टूट रही है और साथ ही साथ जेडीयू के साथ जो लोग कोalition करते हैं या जो पार्टी कोalition करती है, जेडीयू का संबंध किसी के साथ बन नहीं रहा है। खुद को बीजेपी की ओर से बिहार का सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सवाल बीजेपी नेतृत्व से पूछिए। तो श्रेयसी को बीजेपी क्यों नहीं प्रोजेक्ट करती है एज सीएम? ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। आपका नाम है, तो श्रेयसी को बीजेपी क्यों नहीं प्रोजेक्ट करती है एज सीएम? ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दिन के करीब 1 बजे ईडी की टीम वीरेंद्र राम को बिरसा मुंडा कारा से हीनू स्थित ईडी दफ्तर लेकर पहुंची है और उस 1 बजे से लेकर अब तक उनसे लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। ईडी के स्पेशल कोर्ट ने वीरेंद्र राम को 5 दिनों के रिमांड की अनुमति दी है, जिसकी शुरुआत आज से ही हुई है। इस अवधि की शुरुआत यानी कि आज से लेकर 5 दिनों तक ये पूछताछ होगी वीरेंद्र राम से और वीरेंद्र राम से उनके अकूत संपत्ति, उस संपत्ति को अर्जित करने में दूसरे लोगों की भूमिका की जांच की जाएगी। ईडी की ये 5 दिनों के अंदर पूछताछ में कोशिश होगी कि वीरेंद्र राम के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए तमाम उन दूसरे लोगों तक पहुंचना जिनका साथ वीरेंद्र राम को इस दौरान मिला है। ईडी दफ्तर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। ईडी ने वीरेंद्र राम को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब से कुछ समय पहले ही यहां ईडी दफ्तर में वीरेंद्र राम को ईडी की टीम लेकर पहुंची। मतलब दिन के करीब मैं ये कहूं कि 1 बजे के करीब यहां वीरेंद्र राम को लेकर आया गया और आपको पता है कि कल रात होटवार जेल में वीरेंद्र राम की बीती है और बेचैनी में बीती है, क्योंकि न तो उन्होंने सही समय पर सही तरीके से खाना खाया और ना ही वो गहरी नींद ले सके। लेकिन अब जो सबसे बड़ी परेशानी है कि 5 दिनों का रिमांड है और आज से ये अवधि शुरू हो रही है और जितने तरह की बातें आ रही हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बातें आ रही हैं, 125 करोड़ रुपए की बातें आ रही हैं, यहां से लेकर दिल्ली तक की जो उनके अपनी संपत्ति है उसको लेकर अब जो दस्तावेज से लेकर
जो जानकारियां हैं वो एक एक कर हर एक पहलू को, हर एक दस्तावेज को, हर एक बैंक खाते को, हर एक वैसे नाम को सामने लाने की कोशिश होगी जो इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ है। मैंने नाम इसलिए कहा क्योंकि जो कबूलनामा, जो हम लगातार कह रहे हैं कि 6 पेज का कबूलनामा है और उसमें कई अधिकारियों के नाम हैं, कुछ विधायकों के नाम है, यह भी कहा जा रहा है कि मंत्री के भी नाम है। तो अब ये देखना होगा कि अगर वाकई में वीरेंद्र राम ने इन तमाम लोगों का नाम लिया है और उसमें कहीं ना कहीं जिस डायरी का जिक्र किया जा रहा है कि डायरी में पैसे के लेन देन के भी कहीं ना कहीं वहां अंकित किए गए हैं, तो उस जो कोड में लिखे गए जो बातें हैं उसे डिकोड करने की कोशिश आज से शुरू हो जाएगी। डिकोड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बातें वीरेंद्र राम ने अपने कलम से उस डायरी में लिखा है उसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत लंबा, अगर हम कहें कि कई साल से इस तरह के पैसे का लेन देन हो रहा था और उसमें बहुत सारे जो है ऐसे दस्तावेज भी हैं जो उसमें अंकित किए गए हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता चला जाएगा, घंटा बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वीरेंद्र राम से जुड़े हुए वैसे तमाम जो लोग हैं, जो राजदार हैं इस पूरे लूट में, इस भ्रष्टाचार में, इस अकूत संपत्ति को अर्जित करने में, वैसे तमाम लोगों के नाम अब धीरे धीरे सामने आएंगे और जैसे जैसे नाम सामने आएंगे वैसे वैसे बेचैनियां भी बढ़ेंगी क्योंकि इस पूरी संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र राम की ही भूमिका नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो इस कमीशन के खेल में उनकी भी हिस्सेदारी रहती थी। एक पहला, अगर हम कहें तो पहला मोहरा पकड़ा गया है, अभी कई मोहरों पर दाव लगेंगे और ऐसे लोग पकड़े जाएंगे जो शायद चौंकाने वाले होंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और अब बात गया कि जहां पर 12 साल के बाद होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई और खास बात यह कि अभ्यर्थियों की उम्र 40 से 50 वर्ष तक हो चुकी है। अब ऐसे में बुढ़ापे में होमगार्ड की बहाली के लिए इन्हें दौड़ लगानी पड़ रही है। ज्यादातर लोगों ने शादी कर ली है, उनके बच्चे हैं जो खुद बहाली के लिए फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन अब उनके पिता नौकरी के लिए दौड़ लगा रहे हैं। दरअसल 2011 में 31,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 229 लोगों को चयनित करना था, लेकिन अब सीट को बढ़ाया गया है, 629 इस सीट की संख्या कर दी गई है, यानी कि नियुक्ति 629 की होगी। गांधी मैदान स्टेडियम में दौड़ के लिए देखिए ये रैक बनाया गया है जहां पर दौड़ लगाते हुए आपको ये तमाम अभ्यर्थी नजर आ रहे होंगे। गया जिला में विगत 10 वर्षों से होमगार्ड की जो सिपाही होते हैं उनकी बहाली नहीं हो पाई थी, तो काफी दिनों से बच्चों लोग का डिमांड भी था यहाँ पर। और जैसा कि जान रहे हैं कि अभी खाली सीट को भरा जा रहा है यहाँ पे और सिपाहियों की जरूरी भी है, उसको देख करके हम लोग ने आज से शुरू किया है। यहाँ पे फिजिकल बेसिस पर ही इन लोग का सिलेक्शन होता है। कितना हो गया? अभी सर 45 पहुंचा है। और भरत है 2011 में सर। नहीं, तैयारी तो है, तैयारी तो लगे हुए हैं, उम्मीद थी कि लेगा ही लेगा, इसके कारण लगे हुए थे तैयारी में। ये होमगार्ड दौड़ के लिया है, तो तैयारी करके आए हैं। जो भी ये तो नवंबर अक्टूबर में पता चला, उसके बाद छुट डेट पर डेट बढ़ते जा रहा है। राज्य को केंद्रीय मदद के मुद्दे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और बिहार में केंद्र सरकार की योजनाओं में बाधा खड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 1,25,000 करोड़ की राशि देने के बाद भी बिहार सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को बाधित कर रही है। राज्य के यहाँ बिहार का बजट जब आप उठाकर देखें तो उसका 72-73% केंद्र सरकार का अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दी गई राशियों का होता है। गिरिडीह में प्रकृति की गोद में बसा कबूतरी पहाड़ एक ऐतिहासिक स्थल है और ये माना जाता है कि यहाँ कई 100 साल पहले एक ऋषि तपस्या करते थे। उस दौरान यहाँ लाखों की संख्या में कबूतर निवास करते थे। यहाँ पहाड़ों में अपने आप कबूतरों के लिए घोंसला भी बना हुआ है। यहाँ आज भी झारखंड के साथ दूसरे राज्यों से लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से इस जगह का सही तरीके से विकास नहीं हो पाया और ये जगह अपनी पहचान खोता जा रहा है। प्राकृतिक की सौंदर्य वादियों में स्थित
कबूतरी पहाड़ी जो गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के कार्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ियों के बीच में बसा यह एक ऐसा जगह है जिसका इतिहास से आदि काल से पुराना नाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस जगह को कबूतरी पहाड़ी कहते हैं और यहाँ पे आप जो घोंसला देख रहे हैं, जो गुफा छोटा छोटा बना हुआ है, बताया जाता है कि आदि काल में यहाँ पर लाखों की संख्या में कबूतर आया करते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे जो ये एक गुफा है, इस गुफा में एक साधु थे, एक बाबा थे जो तप में थे, जो यहाँ पे रहते थे। उसी की मार्फत से यहाँ पे कबूतरों का आना जाना लगातार लगा रहता था। ये ऐतिहासिक जगह पर पहुँचने के लिए बढ़िया रास्ता नहीं है, जिसके अभाव में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। एक यहाँ छोटा सा नदी है, अभी फिलहाल पानी सूखा हुआ है, लेकिन बरसात के मौसम में जब पानी यहाँ पे जम जाता है तो लोगों को यहाँ पे इस ऐतिहासिक जगह पे पहुँचने में काफ़ी दिक्कतें होती है। लगातार सरकार की उदासीनता की वजह से यह जगह की जो अस्तित्व है मिटते जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे बेहतरीन तरीके से घोंसला बनाया गया है जो देख। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।